नमस्कार। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स के बारे में। हमारा प्राइमरी फोकस होगा न्यूक्लियर वेपन्स, उनके बेसिक प्रोसेसेस और कंट्रोल रिजीम पर। फिर सिमिलरली हम केमिकल वेपन्स के फॉर्म्स और कंट्रोल रिजीम को भी डिस्कस करेंगे और बायोलॉजिकल वेपन्स के बारे में भी जानेंगे। उसके अलावा कुछ और कंट्रोल रिजीम्स हैं दुनिया भर में, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में। एक न्यूक्लियर वेपन बेसिकली एक एक्सप्लोसिव डिवाइस होता है जिसको एनर्जी मिलती है न्यूक्लियर रिएक्शन से। न्यूक्लियर रिएक्शंस प्राइमरली दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो होता है न्यूक्लियर फिजन, जो ज़्यादातर आप एक एटॉमिक बॉम्ब में देखते हैं। उसके अलावा एक कॉम्बिनेशन भी हो सकता है न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन का, जो आप देखते हैं एक थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब में। 1945 में एक एटॉमिक बॉम्ब यूज़ किया गया था यूएसए द्वारा ऑन जापान, जब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो रहा था। उस वक्त लिटिल बॉय और फैट पैन नाम के दो एटॉमिक बॉम्ब्स यूएसए ने जापान पे गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर। ऑफ कोर्स उस टाइम मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप हुई नहीं थी, तो ये बॉम्ब्स बेसिकली एक एयरक्राफ्ट कैरी करता था और काफ़ी ऊंचाई से इसको बस ड्रॉप कर दिया जाता था। उसके बाद एयरक्राफ्ट को वहाँ से भागना होता था। आज के टाइम में हमारे पास ऐसे मिसाइल्स अवेलेबल हैं कि हम काफ़ी डिस्टेंस से भी एक मिसाइल पर एक न्यूक्लियर वॉरहेड को माउंट करके किसी भी कंट्री या किसी भी सिटी को अटैक कर सकते हैं। अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये बता दूं कि फैटमैन और लिटिल बॉय डेवलप किए गए थे एक अमेरिकन प्रोग्राम के अंडर। उस प्रोग्राम का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट था जिसको लीड कर रहे थे डॉक्टर ओपनहाइमर, और इस प्रोजेक्ट के अंडर ही ये दोनों वेपन्स तैयार हुए। ये आप याद रख सकते हैं ना। 1945 के बाद जैसे ही पहली बार एटॉमिक बॉम्ब्स का यूज़ हुआ दुनिया में, उसके बाद से कंट्रीज़ में न्यूक्लियर आर्मामेंट रेस स्टार्ट हो गई। बहुत से कंट्रीज़ चाहते थे कि उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हो ताकि वो खुद को डिफेंड कर पाएँ या फिर अगर ज़रूरत पड़े तो रिटेलिएट भी कर पाएँ। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे पहले तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में काफ़ी लंबी टसल चली बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर आर्मामेंट रेस। दोनों कंट्रीज़ ने बहुत सारे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स किए, और आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट्स हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया। हालांकि कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने डिक्लेयर किया नहीं है देमसेल्व्स एज ए न्यूक्लियर स्टेट। इसमें एक एग्जांपल है इजराइल का। हालांकि इनके पास वेपन्स हैं, मगर इन्होंने काफ़ी जगह ऑफिशियली अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर किया नहीं है। इंडिया का आप अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम देखें तो सबसे पहले इंडिया के पास एक न्यूक्लियर प्रोग्राम होना चाहिए, इंडिया को स्टार्ट करना चाहिए। ये मेंशन किया था जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में कि इंडिया बिल्कुल आने वाले समय में एक न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आगे काम करना स्टार्ट करेगा। और इवेंचुअली फिर इंडिया ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया 18 मई 1974 को। कोड नेम था इसका स्माइलिंग बुद्धा, क्योंकि उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी। इस टेस्ट से इंडिया ने प्राइमरली ये बताया था कि हमारे पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की क्षमता है, मगर इसको हम पीसफुल पर्पसेस के लिए ही यूज़ करना चाहते हैं। ये सब कुछ रेडिकली चेंज हुआ 1998 में, जब इंडिया ने पोखरान टेस्ट रेंज में न्यूक्लियर टेस्ट किए ऑपरेशन शक्ति के अंडर। इसके बाद इंडिया ने खुद को डिक्लेयर किया कि हम एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं। नाउ ऑब्वियसली सिंस बहुत सी कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एंड एज यू नो कि न्यूक्लियर वेपन को कहीं भी अगर यूज़ किया जाए तो काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो सकती है। तो इस डिस्ट्रक्शन को कंट्रोल करने के लिए कि ऐसा ना हो, कंट्रीज़ पर चेक हो और कहीं भी न्यूक्लियर वॉर शुरू ना हो जाए, उसके लिए न्यूक्लियर ट्रीटी और रेजीम्स को इंट्रोड्यूस किया गया। सो एफर्ट्स हैव बीन मेड टू चेक और कंट्रोल द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एट इंटरनेशनल, बायलैटरल या फिर कंट्री लेवल पर। इस प्रोसेस में हमने बहुत से मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स देखे हैं जिनका नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। पहले तो है ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जिसको हम एनपीटी भी कहते हैं। फिर है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, इसके बारे में भी आपने काफ़ी सुना होगा, सीटीबीटी। फिर है ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। उस सब के अलावा पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी भी है और सीबैट ट्रीटी भी है। ये सब क्यों एग्जिस्ट करती हैं, इनका रोल क्या है, ये हम जान लेते हैं। नाउ सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में, एनपीटी। दिस वॉज ओपन फॉर सिग्नेचर ऑन 1 जुलाई 1968 और ये फोर्स में आई थी 5 मार्च 1970 को।
इसका ड्यूरेशन इनडेफिनिट है, मतलब कि कोई ऐसा नहीं है कि 50 साल बाद या 100 साल बाद ये अपने आप ख़त्म हो जाएगी। नाउ अब इसमें बेसिकली हम अचीव क्या करना चाहते हैं, एनपीटी बनी क्यों थी? इसके प्राइमरली 3 ऑब्जेक्टिव थे: नॉन प्रोलिफरेशन, डिसआर्मामेंट और पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। सिंस इनिशियली बहुत से कंट्रीज़ ने न्यूक्लियर वेपन्स को बना लिया था, उसके बाद जिन कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना एक ऐसी ट्रीटी बनाई जाए जिससे आने वाले समय में कंट्रीज़ न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए। हाँ, अगर उनको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है फॉर पीसफुल पर्पसेस, जैसे कि रिएक्टर्स बनाने हैं, एनर्जी प्राप्त करने के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, तो वहाँ पर उनको हेल्प की जाएगी, मगर वो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे और कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स को वो डेवलप नहीं करेंगे। सो दीज एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट ए ग्रैंड बार्गेन बिटवीन 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स एंड नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स। जो 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स थी उस टाइम की, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएसए और यूके, इन सब ने डिसाइड किया कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स रहेंगे और ये ऑफिशियली एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट होगी। जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है वो अब न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेंगे, ना वो कोशिश करेंगे इसको डेवलप करने की। हाँ, वो एक्सेस कर सकते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, उसमें ये 5 कंट्रीज़ उनकी हेल्प भी करेगी पीसफुल पर्पसेस के लिए, वो ज़रूर इसको यूज़ कर सकते हैं। मगर ऑब्वियसली इससे एक डिस्पैरिटी क्रिएट होती है कि जिन कंट्रीज़ ने 1 जनवरी 1967 से पहले न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनको तो आपने ऑफिशियली एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर कर दिया, मगर जिन कंट्रीज़ ने इस डेट के बाद एक न्यूक्लियर टेस्ट किया है तो उनको आप एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट मानेंगे नहीं। तो ऑब्वियसली ये ट्रीटी काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है और इसलिए इंडिया ने एनपीटी को साइन नहीं किया। नाउ फिर आती है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी यानी सीटीबीटी। सीटीबीटी और एनपीटी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, हालांकि सीटीबीटी एनपीटी के काफ़ी सालों बाद इफेक्ट में आई थी। नाउ एनपीटी को आप अगर देखो तो वहाँ पर ज़्यादातर फोकस है कि न्यूक्लियर वेपन्स की जो टेक्नोलॉजी है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक नहीं जानी चाहिए। उसके अलावा कोई और कंट्री न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी वेपन के पर्सपेक्टिव से नहीं डेवलप करेगा। तो ये फोकस है एनपीटी का। सीटीबीटी का प्राइमरी फोकस ये है कि कोई भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स नहीं होंगे, यानी न्यूक्लियर टेस्ट बैंड है। ठीक है, तो सीटीबीटी ये कहता है ट्रीटी बैनिंग ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स। द ट्रीटी वॉज नेगोशिएटेड एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट इन जेनेवा एंड एडोप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। देखो, इसको सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया था 24 सितंबर 1996 को और बाद में इसको 157 स्टेट्स ने रेटिफाई किया। ना व्हाट डू आई मीन बाय दिस? इसका मतलब क्या है कि सिग्नेचर के लिए ओपन किया फिर रेटिफाई किया। मान लो कोई भी ट्रीटी है दुनिया में, ना सिर्फ ये सीटीबीटी, कोई क्लाइमेट चेंज की ट्रीटी है, कुछ भी ट्रीटी है, आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि वो लीगली बाइंडिंग रहे, कुछ वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी रहे। तो वहाँ पे क्या होगा कि वो कंट्री, जो भी कंट्रीज़ उस ट्रीटी को ज्वाइन करना चाहती हैं, चाहे वो 10 हो या 100 हो, पहले उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट उस ट्रीटी पर साइन करेंगे। ये हुआ कि उस कंट्री ने एक साइन किया है, इट इज़ नाउ अ सिग्नेटरी ऑफ दिस ट्रीटी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रीटी उस कंट्री पर अब लीगली बाउंड हो गई है। वो प्राइम मिनिस्टर अब क्या करेगा कि अपने देश में जाएगा और वहाँ पर अपने कैबिनेट या अपने पार्लियामेंट के सामने ये ट्रीटी रखेगा, बोलेगा कि ये ट्रीटी है, हमें इसको ज्वाइन करना चाहिए, इस पर आपका क्या विचार है। वहाँ पे अगर सहमति होती है तो इसको वो क्लियर करेंगे। तो जब उस कंट्री का पार्लियामेंट या वहाँ की कैबिनेट, जो भी वहाँ का संविधान है जिसके हिसाब से अप्रूवल की अथॉरिटी है जिसके पास, वहाँ पे एक बार ओके हो जाती है, फिर उसके बाद माना जाता है कि इस कंट्री ने रेटिफाई कर लिया, मतलब कि ऑफिशियली ये ट्रीटी एक्सेप्ट कर ली है और अब ये ट्रीटी लीगली बाइंडिंग है उस रिस्पेक्टिव कंट्री को। ठीक है, तो इनिशियली इस सीटीबीटी को सिग्नेचर के लिए खोला गया था 1996 में। बाद में एज ईयर्स वेंट ऑन बहुत सी कंट्रीज़ ने इसको रेटिफाई भी किया। इंडिया ने ऑफकोर्स इसको इसलिए साइन नहीं किया क्योंकि ये भी एनपीटी की तरह काफ़ी हद तक डिस्क्रिमिनेटरी है और इंडिया ने ऑफकोर्स बाद में फिर 1990s के अंत में न्यूक्लियर टेस्ट फिर से कैरी आउट किए थे। तो ऑब्वियसली हमारा सीटीबीटी को साइन करना बनता भी नहीं था। एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रख लेना कि इंडिया इज़ नीदर अ सिग्नेटरी ऑफ एनपीटी और सीटीबीटी। फिर इसके बाद आती है ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इसकी भी ड्यूरेशन इनडेफिनिट है। इसको ओपन किया गया था सिग्नेचर के लिए 2017 में और इसका डिपॉजिटरी है यूएन सेक्रेटरी जनरल। ये कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ प्रोहिबिशंस है ऑन पार्टिसिपेटिंग इन एनी न्यूक्लियर वेपन एक्टिविटीज़। इसमें कोशिश ये करी गई है
कि जिन कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो इन न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय ना करे, क्योंकि आप अगर जब डिप्लॉय करते हैं तो चांसेस इनको यूज़ करने के कुछ हद तक बढ़ जाते हैं. सो दीज इंक्लूड अंडरटेकिंग्स नॉट टू डेवलप, टेस्ट, प्रोड्यूस, एक्वायर, पोजेस, स्टॉकपाइल, यूज और थ्रेटन nuclear weapons. Treaty also prohibits the deployment of nuclear weapons on national territory and the provision of assistance to any state in the conduct of prohibited activities. तो जैसे मैंने आपको बताया न्यूक्लियर वेपन्स की डिप्लॉयमेंट पे ज़रा इसका फोकस है. फिर इसके बाद आती है पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी. ये ट्रीटी भी न्यूक्लियर टेस्ट को बैन करती है, मगर इसका फोकस है एटमॉस्फेयर में, आउटर स्पेस में या अंडर वाटर में. क्योंकि ऑफ कोर्स पहले कुछ कंट्रीज़ ये भी कह सकती थी कि ठीक है, अगर हम लैंड पे न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करते, हम इसको एटमॉस्फेयर में या फिर अंतरिक्ष में या ओशन के अंडर हम इसको यूज़ कर सकते हैं टू टेस्ट इट. तो ये ट्रीटी उसको भी बैन करती है. 1954 में इंडिया ने पहला प्रपोजल प्रेजेंट किया था कि बिल्कुल इस टाइप की ट्रीटी होनी चाहिए जो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट को बैन करे. और फिर 1963 में पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसको लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी भी कहा जाता है, इसको मॉस्को में साइन किया गया यूएसए, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड किंगडम द्वारा. फिर उसके बाद आती है सीबैट ट्रीटी. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. द ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड अदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ऑन सीबैट एंड ओशन फ्लोर. देखिए ये ट्रीटी ये कहती है कि आप अपने कोस्टल एरिया में या फिर ओशन फ्लोर में या फिर बेसिकली जहाँ भी वाटर बॉडी शुरू होती है वहाँ पर आप लोग न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय नहीं करेंगे. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए डर ये था कि अगर मान लो ओशन है, ओशन के काफ़ी डीप एक न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोड हो जाता है, उससे क्या होगा कि एक सुनामी आ जाएगी. वो इतनी बड़ी सुनामी होगी कि एक बार को न्यूक्लियर वेपन जितनी डिस्ट्रक्शन नहीं करेगा, उससे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वो सुनामी कर सकती है. तो इसलिए ये सीबैट ट्रीटी भी इंट्रोड्यूस करी गई थी. इसको साइन के लिए ओपन किया गया था 1971 में एंड इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1972. नाउ अब हम लोग बात करते हैं केमिकल वेपन्स के बारे में. पहले केमिकल वेपन्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग बायोलॉजिकल वेपन्स को भी डिस्कस करेंगे. अगर हम केमिकल वेपन्स की बात करें तो देखो ये कोई भी टॉक्सिक केमिकल होता है. अगर मान लो कोई भी टॉक्सिक केमिकल है जिसकी वजह से एक ह्यूमन बीइंग की डेथ हो सकती है, इंजरी, इनकैपेसिटेशन या फिर सेंसरी इरिटेशन, आपको दिख नहीं रहा, आपको सुनाई नहीं दे रहा या किसी भी तरीके से आपको प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी चीज़ें अगर हो रही है तो हम कहेंगे ये एक केमिकल वेपन कर रहा है. ठीक है. नाउ केमिकल वेपन के जो डिलीवरी सिस्टम है वो भी वैलिड है. आप केमिकल वेपन को एक आर्टिलरी शेल, रॉकेट या फिर इवन एक बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए कहीं पर अटैक करने के लिए भेज सकते हैं. केमिकल वेपन्स आर कंसिडर्ड एज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. ये चीज़ आपको याद रखनी है. और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में इनका यूज़ करना इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है. तो एग्जाम्पल के लिए अगर कल को इंडिया पाकिस्तान लड़ते हैं तो वहाँ पे अगर कोई भी कंट्री केमिकल वेपन का इस्तेमाल करता है वो इंटरनेशनल कानून के अगेंस्ट होगा. नाउ केमिकल वेपन्स को समझने के लिए जो वेरियस इसकी क्लासिफिकेशंस है वो हम देख लेते हैं. प्राइमरली इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है नर्व एजेंट्स, ब्लिस्टर एजेंट्स, चोकिंग एजेंट्स और ब्लड एजेंट्स में. इसमें थोड़ा सा और डीप जाते हैं. पहली बात तो नर्व एजेंट्स क्या होते हैं ये डिस्कस करते हैं. Nerve agents inhibit the body's respiratory and cardiovascular capability by causing severe damage to the central nervous system. जिस तरीके से इसका नाम बता रहा है नर्व एजेंट्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है. ये लिक्विड हो सकता है. आपने बहुत सारा लिक्विड एक मिसाइल पर माउंट कर दिया, फिर उसको कहीं पे आपने एक्सप्लोड करवा दिया, हर जगह वो लिक्विड फैल जाएगा. जो भी ह्यूमन बीइंग उस लिक्विड के कांटेक्ट में आएगा उस ह्यूमन बीइंग का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बुरी तरीके से डैमेज होगा और काफ़ी पेनफुल डेथ भी इससे हो सकती है. उसके अलावा काफ़ी बार इसको गैस के रूप में भी यूज़ किया जाता है. ना कुछ जो नर्व एजेंट्स हैं जो काफ़ी हद तक फेमस हैं उनका यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है. सैरिन, सोमान, ताबुन, सिस्लोसैरिन. इसमें से सैरिन काफ़ी हद तक न्यूज़ में था रिसेंटली. न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि यूएसए ने आरोप लगाया था सीरियन गवर्नमेंट को कि उन्होंने अपने देश में अपने ही लोगों के खिलाफ सैरिन नर्व एजेंट का इस्तेमाल किया है. क्यों? क्योंकि उनके लोग बशर अल असद को हटाना चाहते थे, तो उन प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए केमिकल वेपन्स का यूज़ किया गया है. यूएसए इसको प्रूव करना इसलिए चाहता था क्योंकि अगर ये प्रूव हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि सीरिया ने इंटरनेशनल लॉ को तोड़ा है और यहाँ पर इंटरनेशनल इंटरवेंशन भी तब हो पाती. ऑफ कोर्स काफ़ी डिस्प्यूट है इस चीज़ को लेकर कि क्या सीरिया ने सच में सैरिन को यूज़ किया था या नहीं.
फिर उसके बाद होते हैं ब्लिस्टर एजेंट्स। ब्लिस्टर एजेंट्स भी गैस फॉर्म में, एरोसॉल फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल हैं। अगर कोई ह्यूमन बीइंग की स्किन एक ब्लिस्टर एजेंट को टच करती है तो बहुत ज़्यादा बर्न हो जाएगा स्किन में और बहुत ज़्यादा ब्लिस्टरिंग्स हो जाएगी स्किन में। उसके अलावा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको ये काफ़ी हद तक डैमेज करता है, डेथ भी हो सकती है इसकी वजह से। कुछ जो कॉमन फॉर्म्स हैं ब्लिस्टर एजेंट्स के ये आपके सामने हैं। सल्फर मस्टर्ड, नाइट्रोजन मस्टर्ड, उसके अलावा ल्यूसाइड, वेरियस इसकी फॉर्म्स है। चोकिंग एजेंट भी होता है। Choking agent are chemical toxins that directly attack the body's respiratory system when inhaled and cause respiratory failure. तो ये आपको याद रखना है कि ब्लिस्टर एजेंट्स हैं एंड देन देयर आर चोकिंग एजेंट्स एज वेल। चोकिंग एजेंट्स की फॉर्म आपके चोकिंग एजेंट्स के एग्जांपल आपके सामने हैं, फोस्जीन या फिर क्लोरीन। फिर होते हैं ब्लड एजेंट्स। ये बहुत हद तक डेंजरस होते हैं। ये अगर मान लो गैस फॉर्म में होते हैं, इसको अगर एक ह्यूमन बीइंग इनहेल कर ले, सांस के रूप में इसको अंदर ले ले, या फिर किसी और तरीके से अगर उसकी ह्यूमन बॉडी के अंदर चला जाए, तो ये बेसिकली क्या करेगा कि खून की जो एबिलिटी है ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करने की, इसको रोक देगा और इससे बहुत ही जल्द एक ह्यूमन बीइंग की डेथ भी हो सकती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं हाइड्रोजन क्लोराइड और साइनोजन क्लोराइड। फिर उसके बाद होती हैं इनकैपेसिटेटिंग एजेंट्स, रॉयड कंट्रोल एजेंट्स। ये देखिए कंट्रीज़ काफ़ी बार यूज़ करती भी हैं। जब मैं रॉयड कंट्रोल एजेंट की बात कर रहा हूँ तो हम बात कर रहे हैं टीयर गैस के बारे में या फिर स्लीपिंग गैस के बारे में। काफ़ी बार कंट्रीज़ में कुछ सिविल इश्यूज आ जाते हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं या फिर प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा कंट्रोल के बाहर चला जाता है, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज हो रहा होता है या फिर कहीं पे रॉयट्स हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली एक केमिकल वेपन का ही इस्तेमाल होता है, मगर ये ज़्यादा कुछ डैमेज करता नहीं है टू द ह्यूमन बॉडी, इसलिए इसको रॉयड कंट्रोल एजेंट कहा जाता है। ज़्यादातर केमिकल कन्वेंशंस में इसको एक्सेप्ट किया जा चुका है। हाँ, कंट्री को ये बताना होता है कि वो कहाँ से ये टीयर गैस बना रहे हैं और इसमें क्या क्या वो इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, क्या इसका प्रोसेस है बनाने का। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी ज़्यादातर कंट्रीज़ में आप देखोगे रॉयड कंट्रोल एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं डिलीवरी मैकेनिज्म के बारे में। हमने काफ़ी हद तक डिस्कस कर लिया है कि केमिकल वेपन्स होते क्या हैं, इनको एक लैबोरेटरी में डेवलप किया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनको आप एक एनिमी कंट्री में किस तरीके से लॉन्च करोगे। देखिए इसके लिए बहुत सारे आज के टाइम में ऑप्शंस हैं। बैलिस्टिक मिसाइल पे आप माउंट कर सकते हो केमिकल वेपन। उसके अलावा एयर ड्रॉप ग्रेविटी बॉम्ब्स होते हैं, वो बस बेसिकली एक एयरप्लेन ड्रॉप कर देगा। रॉकेट्स के थ्रू हम इनको भेज सकते हैं कहीं पर। उसके अलावा आर्टिलरी शेल्स होती हैं, एरोसॉल कैनिस्टर्स होते हैं, लैंड माइन के ज़रिए भी केमिकल वेपन्स को आप फैला सकते हो, उनको आप यूज़ कर सकते हो। और उसके अलावा ड्रोन्स भी होते हैं, मोटार्स। तो आज के टाइम में साधन बहुत सारे हैं, इनके डिलीवरी मैकेनिज्म्स काफ़ी हद तक वर्सेटाइल हैं। सबसे पहली बार केमिकल वेपन्स को यूज़ किया गया था वर्ल्ड वॉर 1 में, व्हेन जर्मनी रिलीज क्लोरीन गैस फ्रॉम प्रेशराइज सिलेंडर इन अप्रैल 1915। ये हुआ था बेल्जियम में। पहली बार वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी ने यूज़ किए थे केमिकल वेपन्स क्लोरीन गैस के रूप में। उसके बाद से वर्ल्ड वॉर 2 तक और उसके बाद भी बहुत सारी और वॉर्स में, जो कोरियन पेनिनसुला में वॉर हुई थी, उसके अलावा वियतनाम वॉर में काफ़ी जगह केमिकल वेपन्स को यूज़ किया गया था। और रिसेंटली आपने सुना होगा यूके ने एक्यूज़ किया था रशिया को नोविचॉक एजेंट, ये भी एक केमिकल वेपन है, ये यूज़ करने का आरोप लगाया था यूके ने रशिया पे, क्योंकि यूके में एक फॉर्मर रशियन स्पाई रह रहे थे सरगई स्क्रिपाल, आपको याद होगा, इनको और इनकी बेटी को अटैक किया गया था। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, प्रीलिम्स या मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। नाउ केमिकल वेपन्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा घातक होते हैं और इनके यूज़ पर कंट्रोल पाने के लिए रेजीम्स बननी स्टार्ट हो गई थी इवन फ्रॉम 1925, जब वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी ने यूज़ करने स्टार्ट कर दिए केमिकल वेपन्स। उसके 10 साल बाद ही एक नीड महसूस हुई कि कुछ प्रोटोकॉल होना चाहिए कि इस टाइप के वेपन्स इस्तेमाल किए जाएंगे, नहीं किए जाएंगे, किस कंडीशन में यूज़ किए जाएंगे। तो सबसे पहले 1925 में हमारे सामने आया जनेवा प्रोटोकॉल। जनेवा प्रोटोकॉल साइंड एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ सुपरविजन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन आर्म्स एंड एम्यूनेशन। ये कहता है कि आप केमिकल वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन्स को फील्ड में यूज़ नहीं करोगे, बट डज नॉट रेगुलेट द प्रोडक्शन, रिसर्च और स्टॉक पाइलिंग ऑफ दीज वेपन्स। तो देखिए ये प्रोटोकॉल बहुत ही ज़्यादा वीक था रिगार्डिंग केमिकल वेपन्स। इसमें बस ये लिखा था कि इसको आप इस्तेमाल नहीं करोगे, हाँ आप इसको आप प्रोड्यूस करते रहो, इस पर आप रिसर्च करते रहो, इसको आप स्टॉक पाइल करते रहो, मतलब कि इसका स्टॉक बढ़ाते रहो, नो प्रॉब्लम व्हाट्सोएवर।
इट अलाउज नेशंस टू रिजर्व द राइट टू रिटेलिएट। हालांकि इतना ही नहीं, इस प्रोटोकॉल में ये भी लिखा हुआ था कि अगर मान लो एक कंट्री किसी और कंट्री पर केमिकल वेपन से अटैक करता है तो उस कंट्री को पूरा अधिकार है कि वो भी केमिकल वेपन से रिटेलिएट कर सकता है। तो ऑब्वियसली ये प्रोटोकॉल बहुत वीक था और इस कमजोर प्रोटोकॉल की वजह से आने वाले कई दशकों तक केमिकल वेपन्स पर कोई प्रॉपर नियंत्रण नहीं रहा। कंट्रीज ने काफ़ी बार कॉन्फ्लिक्ट में इसको यूज़ किया, ना सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट में, इंटरनल इश्यूज़ को भी डील करने के लिए। अगर मान लो एक देश है, वहाँ पर प्रोटेस्टर्स बढ़ रहे हैं, वो तख्ता पलट करना चाहते हैं, तो उन पर भी काबू पाने के लिए अपने ही लोगों पर काफ़ी मिलिट्रीज ने केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया। फिर 1925 से लेकर फाइनली 1993 में एक प्रॉपर केमिकल वेपन्स कंट्रोल रजीम सामने आया जिसका नाम था केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, CWC। ये एक मल्टीलैटरल ट्रीटी थी जो ऑल टुगेदर बैन करता है डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, एक्विजिशन मतलब खरीदना, स्टॉक पाइलिंग, ट्रांसफ़र, यूज़ ऑफ केमिकल वेपन्स। हर तरफ से बेसिकली केमिकल वेपन्स को आप ना अपने पास रखोगे, ना इनको डेवलप करोगे, हर तरफ से आप केमिकल वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर दोगे, ये कन्वेंशन कहता है। इसको सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया था जनवरी 1993 में और ये फोर्स में आया था 1997 में और इसके 193 मेंबर्स हैं। इंडिया भी सिग्नेटरी है इस कन्वेंशन का, इंडिया ने इसको रेटिफाई भी किया था और इस कन्वेंशन के अंडर इंडिया ने अपने बहुत सारे केमिकल वेपन्स डिस्ट्रॉय भी किए हैं। इजराइल ने इस ट्रीटी को, इस कन्वेंशन को साइन किया है मगर रेटिफाई नहीं किया। तो आप कह सकते हैं कि इजराइल के पास आज भी बहुत सारे केमिकल वेपन्स हो सकते हैं परहैप्स। उसके अलावा इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया और साउथ सुडान ने भी इसको ना साइन किया है और ना रेटिफाई किया है। एज आई सेड, इंडिया के पास आज के टाइम में कोई केमिकल वेपन्स है नहीं। हमारे पास सल्फर मस्टर्ड था केमिकल वेपन के रूप में और ये हमने 1997 में डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसका हमारे पास रिजर्व था 1044 टन का और उसके अलावा जो भी हमारी और डेवलपमेंट हो रही थी हमने रोक दी। और ऑल टुगेदर आप कह सकते हैं कि इंडिया ने केमिकल वेपन फ्री अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था 2009 में। ठीक है, नाउ अब केमिकल वेपन से हम लोग आते हैं बायोलॉजिकल वेपन्स पर। फ़र्क केमिकल वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन्स में ये है, केमिकल वेपन्स नॉन लिविंग होते हैं, कुछ केमिकल वेपन में आपको जिंदा नहीं मिलेगा। बायोलॉजिकल वेपन्स बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बायो एजेंट्स होते हैं या फिर रेप्लिकेटिंग एंटिटीज़ भी होती हैं, आप वायरस कह सकते हो उसको। बेसिकली बायोलॉजिकल वेपन्स जीवित होते हैं। इनका बहुत ही मैं कहूँगा ख़राब यूज़ हो सकता है। क्यों? अगर मान लीजिए एक आतंकवादी संगठन है, वो एक बहुत ही बड़े शहर को टारगेट करना चाहते हैं, वहाँ पे चाहते हैं कि वो बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन को नुकसान पहुँचाए। अब एक उनके पास रास्ता है कि कहीं से न्यूक्लियर मटेरियल गैदर करें, फिर एक मिसाइल चुराएं, फिर यहाँ पे मिसाइल दागें। वो करना काफ़ी एक्सपेंसिव होगा और उसमें टेक्निकलिटीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा चाहिए। वेयरएज़ बायोलॉजिकल वेपन्स बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होते हैं। एक एस्टिमेट लगाया गया था कि द कॉस्ट ऑफ अ बायोलॉजिकल वेपन इज़ टू बी एस्टिमेटेड अराउंड 0.05% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ कन्वेंशनल वेपन। कन्वेंशनल वेपन मतलब यहाँ पे हम न्यूक्लियर वेपन की बात कर रहे हैं, उससे 0.05 की कॉस्ट में एक बायोलॉजिकल वेपन आ जाएगा। ईजी टू यूज़ होता है। ज़रूरी नहीं है कि बायोलॉजिकल वेपन को यूज़ करने के लिए आपके पास एक मिसाइल होना चाहिए। इसको आप वेरियस तरीके से डिलीवर कर सकते हैं और ये बायो टेररिज्म के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो कंट्रीज़ ने भी बायोलॉजिकल वेपन्स बना रखे हैं। उसके अलावा ऑफ कोर्स डर ये है कि जो आतंकवादी संगठन है उनके हाथों कभी कोई बायोलॉजिकल वेपन्स ना आ जाएं। इनिशियली बायोलॉजिकल वेपन्स को यूज़ करना शुरू तो किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 में, बहुत ही छोटे स्केल पर यूज़ किया गया था जब यूनाइटेड किंगडम ने बायोलॉजिकल वेपन्स प्रोग्राम स्टार्ट किया अंडर विंस्टन चर्चिल। ब्रूसेलोसिस, बोटोस्लिन टॉक्सिन्स ये सब डेवलप किए गए थे। ये बेसिकली बायोलॉजिकल वेपन्स थे और इनका काफ़ी बार सीक्रेट मिशंस में इस्तेमाल किया गया, मगर आज तक लार्ज स्केल में किसी बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल किया नहीं गया है। अब बायोलॉजिकल वेपन्स भी बहुत टाइप के होते हैं। बैक्टीरिया भी एक बायोलॉजिकल वेपन है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज डिजीज सच एज एंथ्रैक्स, टुलारीमिया, उसके अलावा प्लेग। फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट रिजेंबल बैक्टीरिया बट डिफर इन दैट दे आर इंटरसेलुलर पैरासाइट्स दैट रिप्रोड्यूस इनसाइड सेल्स। फिर है सबसे खराब फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स, वायरसेस। ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं 100 द साइज ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं और इनको आप वेपनाइज कर सकते हो। एक एग्जाम्पल है वेपनाइज्ड वायरस का, जैसे वेनेजुएलियन एक्वाइन एनसेफेलाइटिस। उसके अलावा बायोलॉजिकल वेपन्स फंगी और टॉक्सिन्स की फॉर्म में भी
हो सकते हैं। तो बायोलॉजिकल वेपन्स के यूज़ को रोकने के लिए एक कन्वेंशन बनाया गया। ये बनाया गया था 1972 में। नाम है इसका बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जो हर तरीके से बायोलॉजिकल वेपन्स का प्रोड्यूस करना, उनको रिसर्च करना, उनको यूज़ करना बैन करती है। और इसको सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया था 1972 में। ये फोर्स में आई थी 1975 में। और 182 स्टेट्स यहाँ पे पार्टीज़ हैं, इंक्लूडिंग पैलेस्टाइन। और उसके अलावा 10 स्टेट्स ने ना इसको साइन किया है ना इसको रेटिफाई किया है। उसमें आती है चैड, कोमोरोस, जिबूती, एरित्रिया, इजराइल, कीर्तिवश, जी हाँ इसको किरिबाती नहीं कहते, कीर्तिवश कहते हैं, नामीबिया, साउथ सुडान और तुवालू। इंडिया ने इस कन्वेंशन को साइन और रेटिफाई किया था 1974 में। नाउ इन सब के अलावा कुछ और कंट्रोल रिजीम्स हैं, इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। पहले तो है MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1987 में। इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था 2016 में। ये बेसिकली एक कंट्रोल रिजीम है जो ध्यान रखता है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र आसानी से ना हो, स्पेशली कोई भी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो कैपेबल है 500 किलो से ऊपर का पेलोड कैरी करने में और जिसकी रेंज 300 किलोमीटर हो या उससे ज़्यादा हो। तो इस रिजीम का पार्ट इंडिया नहीं था बहुत ही लंबे समय तक। 2016 में इसका पार्ट बना। और इसका एडवांटेज ये है कि ब्रह्मोस मिसाइल की जो रेंज है हम फाइनली 290 से 350 या उसके आगे भी बढ़ा सकते हैं। और रशिया के साथ हम मिलकर लॉन्ग रेंज वेपन्स की रिसर्च कर सकते हैं। फिर है वासेनार अरेंजमेंट। The aim of Wassenaar arrangement is to contribute to regional and international security and stability by promoting transparency and greater responsibility in transfers of conventional arms or dual use arms or technology। तो वासेनार अरेंजमेंट बेसिकली आर्म्स एंड एम्यूनेशन की ट्रांसफ़र को लेकर एक कन्वेंशन है। इसको बनाया गया था 1996 में। इंडिया ने वासेनार अरेंजमेंट को ज्वाइन किया था 2017 में। यह केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1985 में। इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था 2018 में। सो ये हमने सारे इंपॉर्टेंट वेपन्स यहाँ पे कवर कर लिए हैं और उनका जो कंट्रोल रिजीम्स है वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर।